अब ये देखें, आपको यहां पर जो है बेटा कुछ डायग्राम दिखाई दे रही है। इस डायग्राम के अंदर अगर आप देखो ना, तो यहां पे ये लेबल हुआ है अम्बिलिकल कॉर्ड। ये क्या होती है? तो प्लेसेंटा समझाने से पहले मैं इंट्रोडक्शन में आपको ये बात बता दूं कि अम्बिलिकल कॉर्ड क्या होती है। अम्बिलिकल कॉर्ड बेसिकली 3 ब्लड वेसल्स का एक कॉम्बिनेशन है। ये क्या है? ये ब्लड वेसल्स जो होती है ना, 3 तरह की ब्लड वेसल्स का कॉम्बिनेशन है। इसके अंदर 2 अम्बिलिकल आर्टरी होती हैं, ये तादाद में 2 होंगी अम्बिलिकल आर्टरी, और 1 अम्बिलिकल वेन। ये जो फीटस होता है ना, फीटस, ये जो छोटा बेबी होता है, ये देखें, ये इसके साथ ना ये एक ट्यूब लगी होती है, ये एक ट्यूब लगी होती है बच्चे के साथ ना, जो उसकी नाव के साथ अटैच होती है। इस ट्यूब को बेसिकली अम्बिलिकल कॉर्ड क्या कहा जाता है? अम्बिलिकल कॉर्ड। जैसे कि अभी मैंने बोला है कि अम्बिलिकल कॉर्ड बेसिकली इसके अंदर ये एक ट्यूब है, एक नाली है, और इसके अंदर 3 तरह की ब्लड वेसल्स है। 2 इसके अंदर जो है ना वो आर्टरी है, और 1 इसके अंदर जो है वो वेन है। अच्छा, नॉर्मली आपको एक और बात, मैं आपको बड़ी टेक्निकल बात समझाता हूं आपको। देखो, ये आपको इस डायग्राम में भी ये दिखाई दे रही है, ठीक है ना। ये अब आप इसको पहचान सकते हो, इसमें कलर बड़े क्लियर वाजे। देखो ना, ये अम्बिलिकल जो आर्टरीज है ना, ये अम्बिलिकल आर्टरीज, ये आपको ऑरेंज से कलर में दिखाई दे रही है। और ये जो बड़ी वाली है, ये अम्बिलिकल वेन है, बड़ी वाली सिंगल है पर ये, और ये पूरी अम्बिलिकल कॉर्ड है। होते ना, ये ट्यूब होती है, देखो ना, ये वाली ट्यूब होती है, जो यही ट्यूब बेसिकली कनेक्शन होती है बिटवीन फीटस एंड बिटवीन मदर और फीटस के दरमियान में बेसिकली यही कनेक्शन होता है, मदर साइड, और यही अम्बिलिकल कॉर्ड प्लेसेंटा डेवलपमेंट के अंदर हेल्प आउट कर रही होती है, ठीक है। अच्छा, अब जो टेक्निकल बात जो मैं बताने लगा हूं आपको, वो भी आपके लिए समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि एमसीक्यूज के हवाले से चीजें आपसे पूछी जाती है एमसीक्यूज में। देखो बेटा, ये जो अम्बिलिकल आर्टरी होती है ना, ये फीटस से, जो फीटस है ना, फीटस से ब्लड जो है वो मदर की तरफ लेकर जा रही होती है, ठीक है ना। फीटस से ब्लड लेकर जा रही है मदर के अंदर। इसके अंदर बेसिकली डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। कौन सा ब्लड होता है? इसमें जो है बेटा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ठीक है। और ये जो अम्बिलिकल वेन होती है बेटा, ये ब्लड लेकर आ रही है। जो अम्बिलिकल वेन है ना, ये वापस लेकर आ रही है। तो अम्बिलिकल वेन के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ठीक है। ये अम्बिलिकल वेन मदर टू फीटस आ रही है, ठीक है ना। ये बात तो अब आपको मेरा ख्याल है क्लियर हुई होगी। असल में पूरी बॉडी के अंदर, हमारी पूरी बॉडी के अंदर तमाम की तमाम आर्टरीज में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी एंड अम्बिलिकल आर्टरी। अब मैं इसको लिखने लगा हूं आपके लिए ना, मुझे जस्ट 1 मिनट दीजिएगा, मुझे एक स्लाइड ऐड करनी है, फिर मैं आपको बताता हूं। देखिए, मैंने क्या कहा है? मैंने कहा है, देखो मैं स्टेटमेंट लिखने लगा हूं, आपको एमसीक्यूज में हेल्प करेगी। ऑल आर्टरीज हैव ऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट। अब एक्सेप्शन के अंदर नॉर्मली बच्चों को एक बात पता होती है, दूसरी नहीं पता होती। वो दूसरी अब आपके लेक्चर में आ रही है कि क्या
एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी, यानी वो आर्टरी जो लंग्स को सप्लाई दे रही है, उसमें भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। इसी तरीके से एम्बेलिकल आर्टरीज, ये डीऑक्सीजनेटेड मतलब पूरी बॉडी की तमाम आर्टरीज के अंदर जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरीज, एक्सेप्ट एम्बेलिकल आर्टरीज। इसी तरीके से all veins have deoxygenated blood except umbilical vein and pulmonary vein। ठीक है, यहां पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। कौन सा ब्लड होता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। डीऑक्सीजनेटेड। जी, आगे मूव करते हैं, क्योंकि आपके पेपर के अंदर एमसीक्यूज आते हैं। मुझे पता है ये बेसिक बात है, नॉर्मली जो हायर लेवल का बच्चा होता है ये बातें उसको पता होती है, लेकिन आई थिंक आपको नहीं पता। लेकिन आपको ये बात नोट करनी है, उसके बाद आगे चलेंगे। ठीक है, अब ये एम्बेलिकल कॉर्ड है। अब हमें ये एम्बेलिकल कॉर्ड का जो कॉन्सेप्ट है ना, ये मेरा ख्याल है अब आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि एम्बेलिकल कॉर्ड तीन तरह के ब्लड वेसल्स के ऊपर मुश्तमिल होता है। अब ना पता क्या है, एक और बात आपको समझनी है, क्योंकि मुझे पता है कि आपको बेसिक नहीं पता। तो अब आपको पता है ये जो ह्यूमन फीटस होता है, इंसानी जो फीटस है जो मां के अंदर है, ये ह्यूमन एम्ब्रियो है। इसके अंदर मैमल्स में और रेप्टाइल्स के अंदर ऐसा होता है कि 3 प्रोटेक्टिव कवरिंग्स होती है। ठीक है ना, 3 तहें होती हैं जिन्होंने उसके फीटस को, उसके एम्ब्रियो को लपेटा होता है। अब वो कौन कौन सी होती है ये भी मैं आपको बताता हूं। देखिए, जैसे यहां पे लिखा हुआ ना कॉर्नियोन, कोरियोन, ये लिखा था कोरियोनिक, ये भी उनमें से एक है, लेकिन मैं आपको दिखाता हूं। ये देखें, ये ना 3 लेयर्स होती है ह्यूमन एम्ब्रियो के इर्द गिर्द। ये एक ह्यूमन एम्ब्रियो एग की शक्ल में दिखाया जा रहा है कि जिसके अंदर एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है डे बाय डे। तो बेटा इसके अंदर ना आपको 3 लेयर दिखाई जाती हैं। एक होती है कोरियोन, एमनियोन और एलेंटॉइस। ये 3 एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स है। ये क्या है? ये 3 क्या है बेटा? दीज आर दी एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स। ये जो एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स है बेटा, इनमें से जो कोरियोन होती है दैट इज इन्वॉल्व इन प्लेसेंटा फॉर्मेशन। यानी अगर हम बात करें कि फीटस का कौन सा हिस्सा प्लेसेंटा बनाएगा, तो आपको एमसीक्यूज के लिए बात 100% क्लियर हो जानी चाहिए कि इसमें जो एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स होती हैं वो 3 तरह की होती है। 3 में से जो है वो कोरियोन जो है ना वो इन्वॉल्व होती है प्लेसेंटा बनाने के अंदर। ठीक है ना, मतलब एम्ब्रियो का जो पार्ट है, फीटस का जो हिस्सा है, वो आपको पता लग गया कि ये। आगे चल के मैं ये भी बताऊंगा कि इसका कौन सा हिस्सा है। कोरियोन के मजीद आगे हिस्से हैं, ठीक है ना, वो कौन कौन से हिस्से हैं। ठीक है, तो ये कुरान मजीद में एक जगह पर कहा गया कि हमने इंसान को 3 अंधेरों में पैदा किया।
ठीक है ना, कोई ऐसी कोई एक स्टेटमेंट है, मैं 100% लाइन नहीं बोल रहा हूं, मैं उसका मफहूम बोल रहा हूं कि उसके बारे में गालबन गुमान यही किया जाता है कि वो 3 अंधेरे क्या हैं। 3 अंधेरों में बेसिकली एक कॉन्सेप्ट ये है कि वो ये 3 एक्चुअली ये मेम्ब्रेन्स जो बाद में डिस्कवर हुई, तो पता चला वो जो 3 अंधेरों के बारे में बात की जाती है कि गालबन वो यही 3 मेम्ब्रेन्स जिसमें ये लिपटा हुआ है, एमनियन, कॉर्नियन और एलेंटॉइड, ठीक है ना। ये हमारे एम्ब्रियो के इर्द गिर्द की एक प्रोटेक्टिव लेयर्स है जो कि एम्ब्रियो को सेफ रखती है, ठीक है ना। आगे मूव करेंगे हम अपने टॉपिक की तरफ वापस जाएंगे उसी हिस्से पे। देखो देखो बेटा, ये जो एम्बेलिकल कॉर्ड है ना, इसमें जो कोरियन होती है एम्ब्रियो की कोरियन, वो क्या करती है, वो एक्सपेंड होती है और एक वो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बनाती है जिसको कोरियनिक विलस कहा जाता है। ये देखो ना, ये प्रोजेक्शंस आपको दिखाई दे रहे हैं, ये ऐसे। और एंडोमेट्रियम का एक हिस्सा होता है, उसको कहा जाता है डिसीडियम या डिसीडुआ। बेसेलस, जी हाँ, डिसीडुआ बेसेलस, ये एक पार्ट है जो कि एंडोमेट्रियम का हिस्सा है। किसका हिस्सा है? आप जानते हो कि एंडोमेट्रियम जो होती है वो यूट्रस यानी मदर का हिस्सा है। जो बच्चादानी है ना, उसका सबसे अंदर वाला हिस्सा है यूट्रस, ये उसका हिस्सा है। यानी अगर अब आपको एक बात क्लियर हुई, वो क्या बात क्लियर हुई? आपको ये बात क्लियर हुई कि जो प्लेसेंटा है वो फीटस के कोरियोनिक विलस और मदर के डिसीडुआ बेसेलस के दरमियान में डेवलप होती है। बात समझ आई? कि जो प्लेसेंटा है वो किन दो के दरमियान में बन रहा है? वो बन रहा है कोरियोनिक विलस और डिसीडुआ बेसेलस। इन दो हिस्सों में जो है वो प्लेसेंटा डेवलप होता है। अच्छा, फिर ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए कि ये कहां पे डेवलप होता है। अब आपको एक बात तो क्लियर हो गई कि ये इन दो चीजों के दरमियान में डेवलप हुआ। फीटस का कौन सा हिस्सा था, इसी तरीके से जो है वो मदर का कौन सा पार्ट था, जिनके दरमियान ये कनेक्शन जो है ये डेवलप हुआ। ठीक है। फिर एक बड़ा कॉमन आस्किंग क्वेश्चन होता है कि ये अब यूट्रस तो बहुत बड़ी होती है, यूट्रस के किस हिस्से के ऊपर ये डेवलप होता है? साइट ऑफ इम्प्लांटेशन जो है ना बेटा, इसको कहा जाएगा। देखें यहां पे आप लिखोगे साइट ऑफ इम्प्लांटेशन ऑफ प्लेसेंटा। साइट ऑफ इम्प्लांटेशन ऑफ प्लेसेंटा। जी सवाल पूछे। जो अभी प्लेसेंटा फॉर्म होता है, मीन जो दो लेयर्स हैं, मतलब ये क्रोनिक की लेयर्स होता है। जी ऐसी है बेटा, जो मैंने आपको बात बताई है। सब पहले मैं क्वेश्चन बोल दूं, वो उसका सवाल ये है कि कोरियोनिक की ही लेयर्स के दरमियान में प्लेसेंटा बनता है। जी बिल्कुल, कोरियन जो है ना उसकी भी आगे लेयर्स होती है, उनमें से एक लेयर होती है। मैं उसको, चले मैं आपके सवाल का जवाब दे रहा हूं, फिर मैं आगे चलूंगा। ये जो कोरियन है ना, इसका पूरा नाम होगा इसकी लेयर का फ्रोंडोसम। कोरियोनिक फ्रोंडोसम, कोरियोनिक फ्रोंडोसम। और इसी तरीके से ये जो डेसिडुआ है, एंडोमेट्रियम की जो लेयर है, डेसिडुआ लेयर, इसकी लेयर का नाम ही मैंने लिख दिया बेसेलस। इसकी भी और लेयर्स है, वो लेयर्स के बारे में भी मैं आपको बताता हूं कि उन लेयर्स के क्या नाम है। ठीक है। और फ्रोंडोसम, ये जो वर्ड मैं यूज कर रहा हूं,
ये बेटा आपने इन वर्ड से घबराना नहीं है, क्योंकि ये आपको जो किताब दी गई है उस किताब में ये नेम लिखे हुए, ठीक है ना। तो ये एमसीक्यूज में भी पूछा जाता है कि कौन सी लेयर में, मतलब जो है ना वहां पे ऑप्शंस में लिखा होगा मतलब 4 लेयर्स के नाम भी, तो आपको पता होना चाहिए। आपने एक दफा नाम सुन लेना, इंशाल्लाह आपके जहन में बैठ जाएगा ये, ठीक है ना। कोरियोनिक फ्रोंडोसम जो है ना उसके साथ और जो है वो डिसिडुआ बिसेलस के साथ जो है वो प्लेसेंटा जो है वो डेवलप होता है। जी CMW वाला बच्चों आपको समझ आ रही है बात? ओके, आगे चलते हैं। तो मैं साइट ऑफ ओरिजिन के बारे में बता रहा था, ये डिसिडुआ बिसेलस के साथ और कौन कौन सी लेयर्स होती हैं वो भी मैं आपसे डिस्कस करूंगा। देखें, मैं बता रहा था कि ये कहां पर जो है बेटा साइट ऑफ इम्प्लांटेशन ऑफ प्लेसेंटा, यानी प्लेसेंटा यूट्रस के, ये पूरी यूट्रस है, ये आपको दिखाई दे रही है, ये पूरी की पूरी यूट्रस है, ये सारी यूट्रस है, ठीक है। इस यूट्रस में आप देख सकते हो कि ये यहां पर डेवलपमेंट हो रही है, यहां हो रही है ना, यहां पर। इस रीजन का नाम है बेसिकली अपर पोस्टीरियर पार्ट ऑफ एंडोमेट्रियम। ये इसका साइट ऑफ इम्प्लांटेशन है, अपर है, ठीक है ना। ये हिस्सा जो सर्विक्स वाला पार्ट होता है वो नीचे होता है, और जो ओविडक्ट के करीब वाला पार्ट है वो इसका अपर पार्ट होता है, ठीक है। अपर पोस्टीरियर पार्ट के साथ जो है वो ये यहां पर अटैच होती है, अपर पोस्टीरियर पार्ट के साथ यहां पर जो है ये इम्प्लांट जो है वो ये हो जाएगी। अच्छा, फिर उसके बाद देखें अपर पोस्टीरियर पार्ट, देखो बेटा पता क्या है, आप जानते हो कि ये जो इम्प्लांटेशन है ये कैसे पॉसिबल होगी, इसका प्रोसेस क्या होगा, वो सारा मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। लेकिन आज के लिए फिलहाल अभी मैं यहीं पे ख़त्म कर रहा हूँ, क्योंकि हमारे लेक्चर का टाइम हो गया। इससे आगे मैं फिर आपको यहीं से शुरुआत में, अभी मैंने सिर्फ इंट्रोडक्शन बताया आपको, यहीं से आगे जो है ना मैं आपको ये बताऊंगा कि डिसिडुआ बिसेलस की आगे डिसिडुआ की कितनी लेयर्स होती हैं, डिसिडुआ क्या होता है, ठीक है, और ये किस तरीके से इम्प्लांट हुआ और कितने सेल की डिवीजन यहाँ पर मुकम्मल हुई, कितने ड्यूरेशन यहाँ पर लगा, वो सारी बातें इंशाल्लाह मेरे नेक्स्ट लेक्चर का पार्ट होंगी। आपने इसको बहुत अच्छे से रीड आउट करना है और आप अपने सवालात भी मुझसे पूछ सकते हैं।